Hello everyone, I am Aniruddha Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. So guys, today we are going to discuss some important questions related to secondary valency and this is belong from coordination compounds. Actually guys, आज हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग जो है इसके पहले वाले लेक्चर में हमने खूब अच्छे से डिस्कस किया कि प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, बर्नर थ्योरी को अच्छे से डिस्कस किया, पोस्टुलेट ऑफ बर्नर थ्योरी अच्छे से डिस्कस किया। अब हम लोग सेकेंड जैसे कुछ कंपाउंड्स हैं उसमें आपको निकालना है कि कौन सी सेकेंडरी वैलेंसी है और कौन सी प्राइमरी वैलेंसी है। तो आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप बता सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन में आपको दे रहा है, खूब अच्छे से देखिएगा बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लेंगे तो इसमें 4-5 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन जैसे कि बच्चों आप देख रहे हो दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड विद एक्वस सॉल्यूशंस असाइन सेकेंडरी वैलेंसेस टू मेटल्स इन, सॉरी दो बार इन है, यस, मेटल्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, आगे पहला कंपाउंड दिया है PdCl2.4NH3, दूसरा है NiCl2.6H2O, नेक्स्ट है PtCl4.2H2 एंड अगला है COCl2.4NH3, नेक्स्ट है PtCl2.2NH3। बच्चों आपको इसमें ये 4 क्वेश्चंस हैं और ये 4 कंपाउंड्स हैं, इसमें बताना है कौन सी प्राइमरी वैलेंसी है, कौन सी सेकेंडरी वैलेंसी है। चलिए हम लोग देखते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन है PdCl2.4NH3। तो इसका अगर हमें कंपाउंड बनाना हुआ तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, इसका बच्चों जैसे पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम आपका प्लेडियम है और इसके बाद है आपका, आप करेंगे NH3 का होल कितना है 4 और साइड में है दूसरी Cl2। इस हिसाब से कह रहा है सेकेंडरी वैलेंसी, इसमें कोई प्राइमरी वैलेंसी नहीं है। तो इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होती है, मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी कैसे बताया था। कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट अंदर में जैसे आप इनर साइड में जाएंगे, जो सबसे पहले एलिमेंट आएगा ये मेटल होगा, ये मेटल है और इसी को कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ये हो गया। दूसरा, इसके बाद जैसे आप अंदर में जाएंगे लिगेंड कहलाएगा और यही लिगेंड, इसमें चाहे एक लिगेंड हो चाहे एक से ज़्यादा लिगेंड हो। कहने का सेंस हुआ बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिगेंड की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है और ये लिगेंड, एक बात और, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में बच्चों चाहे जितने लिगेंड होंगे सारे लिगेंड कहलाते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसेस, आप कह सकते हैं, उनको कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसेस। और ये जो लिगेंड होते हैं, जो ऐसे लिगेंड जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में होते हैं, ऐसे लिगेंड जो स्क्वायर ब्रैकेट के इनर साइड में होते हैं, ये सारे लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और इसके बाहर जो लिगेंड होता है ये लिगेंड कहलाता है प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसेस। ठीक है, और ये हो गया और ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। अब ये क्वेश्चन है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है, मैंने इसको ऐसे बनाया। अब देख रहे हैं इसमें कि ये दोनों हमारे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है, यही दोनों सेकेंडरी वैलेंसी हैं। टोटल कितने सेकेंडरी वैलेंसी हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकते हैं बेटा, आप नंबर काउंट कर लो। 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 4 2 मिलके कितना हुआ 6। तो टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 बनेंगे और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी हो जाएगी 6। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं बच्चों, पहला तो मैं बता दिया, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या दिया है देखिएगा, दूसरा दिया है बच्चों ये वाला, ये NiCl2.6H2O, इसको भी हम कुछ ऐसे ही नोट करेंगे, Ni6H2O को लिखेंगे H2O का होल 6Cl2। अब यहाँ बाहर कोई प्राइमरी वैलेंसी नहीं है, देखिए 6 2। एक बात और भी है यहाँ पे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे Ni केवल वाटर ही इसको बैलेंस कर देगा, इसलिए यहाँ पर जो Cl2 है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा, ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा, जो Cl2 बाहर चला जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे हो गया, मैं बता रहा हूँ।
देखिए बच्चों, ऐसा है कि कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट यहाँ 4NH3 से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था, 2Cl से और कोऑर्डिनेट बनाया। लेकिन प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम यहाँ पे बच्चों आपको, सॉरी ये वाला है निकल, निकल जो है 6H2O, यहाँ पे 6H2O है। तो यहाँ पे जो प्लेटिनम है इसका भी स्ट्रक्चर कुछ लुक लाइक एज, दिखने में जैसे कि ऑक्टाहेड्रल टाइप में बनता है। और एनआई भी जो स्ट्रक्चर निकल बनाता है ये भी कुछ लुक लाइक एज ऑक्टाहेड्रल बनाता है। ऑक्टाहेड्रल के लिए लिगेंड की संख्या 6 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं जब वाटर ही लिगेंड को, वाटर 6 मोल है, तो यहाँ पे वाटर इतने का होल 6 हो गया, तो 6 साइड से वाटर ही अटैच हो जा रहा है। इसका मतलब बात समझिए, यदि निकल कोई भी एलिमेंट 6 साइड से अटैच होता है, कोई भी लिगेंड 6 साइड से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो समझ लीजिए वहां पर मोस्टली ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, यही समझना है। वैसे प्लेडियम जो है, प्लेडियम भी ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, इसलिए देखिए ऑक्टाहेड्रल के लिए लिगेंड की संख्या 6 चाहिए। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, यहाँ 4 2 मिलके 6 हो गया, इसलिए कोई बाहर नहीं गया। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बच्चों कि हमारे पास ऑक्टाहेड्रल बनाने, क्योंकि निकल ऑक्टाहेड्रल बनाएगा अगर 6 लिगेंड होंगे, तो 6 लिगेंड वाटर अकेला ही है, इतने का होल 6, ये 6 लिगेंड जो है, सॉरी H2O 6 टाइम्स है। इसका मतलब H2O 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, H2O के द्वारा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा विद सेंट्रल मेटल एटम Ni। एंड अब हमारे पास 2 और है, 2 और करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 बनाएगा नहीं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल बनाएगा तो 6 ही होने चाहिए, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होने चाहिए। तो नंबर ऑफ लिगेंड जितने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में होंगे वो बताते हैं कि ऑक्टाहेड्रल होगा कि टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, मोस्टली जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, मेनली 3 कैटेगरी में बनता है। पहला या तो ऑक्टाहेड्रल बन सकता है, या तो टेट्रा, और या तो आपका जो है स्क्वायर प्लेनर। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड एंड नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पे इसीलिए Cl2 बाहर चला जाएगा और ये बिहेव करेगा लाइक एज प्राइमरी वैलेंसी एंड दिस बिहेव लाइक एज सेकेंडरी वैलेंसी, एंड स्ट्रक्चर इसका होगा कुछ लुक लाइक एज ऑक्टाहेड्रल। तो ये हमारा इसमें जो है टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे आपके। कैसे कोऑर्डिनेट पता चलता है, टोटल कितने कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, तो जितने लिगेंड अंदर में हैं उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। अंदर का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के इनर साइड में है, तो 6 लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में है, तो इसमें निकल के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा एंड स्ट्रक्चर इज लुक लाइक एज ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 होगा और जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा उतना उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन मैंने बताया, हम लोग इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या है आप बहुत अच्छे से देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों, ये दिया है PtCl4.2SCl, ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा, प्लेटिनम भी है, ये भी कुछ, अगर हमारे पास लिगेंड 6 है तो लुक लाइक एज स्ट्रक्चर इसका भी कुछ ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल के लिए लिगेंड की संख्या 6 होनी चाहिए। 6 है भी, देखिए 4 2 6 कैसे, पहले आप स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट बाद सेंट्रल मेटल एटम आता है जो कि प्लेटिनम है। इसके बाद हमारा देख रहे हैं कि 2SCl है, तो हम लिख सकते हैं SCl का होल ट्वाइस। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इतना करने के बाद हम एक काम करेंगे, टोटल यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, Cl4 है, तो बगल कर देंगे Cl4। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और भी बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप इसको थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से बता सकते हैं। जैसे कि थोड़ा ये Cl को ऐसे आप बनाइए, Cl को हम कर देते हैं Cl का होल 4, थोड़ा ज़्यादा सिस्टमेटिक रहेगा। Cl का होल 4 करते हैं और डॉट यहाँ 2SCl कर देते हैं। यहाँ SCl 2 मोल है, आप समझिए, तो 2 टाइम्स है, मतलब 2 बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और इस हिसाब से टोटल हमारे पास लिगेंड हो जाएंगे 4 2 6, या आप इसको वैसे भी कह सकते हो, SCl का होल ट्वाइस कह सकते हो, होल ट्वाइस। ठीक है, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 2 मिलकर हुआ 4, तो टोटल हमारे 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर, तो बच्चों 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर, 4 2 मिलके हुआ 6। इसका मतलब प्लेटिनम के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे एंड स्ट्रक्चर इज लुक लाइक एज ऑक्टाहेड्रल। तो ये हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी होगी 6। जितने लिगेंड बच्चों, जितने लिगेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हैं उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे। जैसे 2 और 4 2 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, वैलेंसी सेकेंडरी। कितनी सेकेंडरी वैलेंसी है, 4 यहाँ पर 2 यहाँ पर 6।
चलिए चलते हैं फोर्थ पर। फोर्थ दिया है बच्चों CO Cl2 4NH3, फिर वही बात आ गई। देखिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट यहाँ डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड हमारे पास टोटल बच्चों है 4 to 6, तो कोबाल्ट 6 लिगेंड के साथ समझिएगा। तो जैसे कोबाल्ट मोस्टली जो स्ट्रक्चर बनाता है, अगर लिगेंड आपके पास 6 है तो ऑक्टाहेड्रल बना लेता है। तो ऐसे कंडीशन में आप सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे और सेंट्रल मेटल एटम आप नोट करेंगे CO। इसके बाद NH3 है, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है और NH3 का कितना होल है, 4 है, तो 4 हो गया, 4 NH3 है, तो इस NH3 का होल 4। और साइड में है हमारा Cl2। Cl2 क्यों बाहर नहीं गया, क्यों, क्योंकि कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल बनाता है यदि लिगेंड आपके पास 6 है तो। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 6 लिगेंड भी हैं, 6 से ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा होते तो हम बाहर कर देते। हमारे पास टोटल 6 लिगेंड हैं, तो मैंने 6 को अंदर कर दिया और 6 लिगेंड से मिलकर ये बनाएगा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये दोनों, एक ये न्यूट्रल लिगेंड है और ये Cl2 नेगेटिव लिगेंड है। तो नेगेटिव लिगेंड जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, साथ में कोऑर्डिनेट के साथ में ही आयनिक बॉन्ड भी बना देता है। ये 2 टाइप का बॉन्ड बनाता है। लेकिन बच्चों जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं वह 2 टाइप के बॉन्ड नहीं बनाते हैं। न्यूट्रल लिगेंड जो होते हैं केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर 4 ये बनाएगा, 2 ये बनाएगा, टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 बनेगा और कोबाल्ट 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को शो करता है। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा 4 तक। मैं इरेज कर रहा हूँ, एक और बचा है उसको भी बता दूंगा, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 है PT Cl2.2NH3, ये है बच्चों। अब यहाँ देखिए टोटल लिगेंड है 2 to 4। ठीक है, तो प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम कोई भी एलिमेंट, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बच्चों, आप अच्छे से पहले समझिए। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इतने टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल बन सकता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अच्छा समझिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है मेनली 3 कैटेगरी में बनता है बस मेनली। पहला ऑक्टाहेड्रल बन सकता है। यदि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के केस में लिगेंड हमेशा 6 होने चाहिए। इसका मतलब लिगेंड 6 का मतलब 6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए। तो लिगेंड यहाँ पे 6 हो, 6 का मतलब सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा, सेकेंडरी वैलेंसेस 6 होने चाहिए, पहले चीज। यदि आप अच्छे से रटिए, नंबर 1, यदि स्ट्रक्चर 3 कैटेगरी में बनेगा, यदि ऑक्टाहेड्रल बन रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 6 लिगेंड होने चाहिए। 6 लिगेंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे विद सेंट्रल मेटल एटम। ओके, तो स्ट्रक्चर कुछ ऑक्टाहेड्रल की तरह बनेगा। दूसरा स्क्वायर प्लेनर बन सकता है बच्चों, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर बन सकता है। लेकिन स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर बनने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में मिनिमम 4 लिगेंड होने चाहिए, 4 लिगेंड टोटल होने चाहिए। इसका मतलब 4 लिगेंड, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4। यदि सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगी तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगा तो एक स्पेसिफिक केस होता है, 4 में 2 आता है, टेट्राहेड्रल, एक जो है स्क्वायर प्लेनर। ओके, तो इस सेकेंडरी वैलेंसी यदि 6 है तो केवल ऑक्टाहेड्रल बनेगा। सेकेंडरी वैलेंसी यदि 4 है तो स्क्वायर प्लेनर बन सकता है, वो डिपेंड करेगा कंपाउंड के ऊपर। दूसरा, सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब बच्चों होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिगेंड की संख्या 4 हो। थर्ड नंबर पे आता है बच्चों कि आपका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बन सकता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, उस कंडीशन में भी लिगेंड की संख्या 4 होनी चाहिए। ठीक है, बात समझिए। सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगा तो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, या सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगा तो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। तो मेन इतने ही टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं। ओके, तो इस हिसाब से आपको समझना चाहिए। अब आप ये समझिए, जैसे देखिएगा यहाँ पर प्लेटिनम टोटल देखिएगा कितने हैं, 2 to 4।
तो इसका मतलब 4 है तो या तो स्क्वायर प्लेनर बना सकता है या तो टेट्राहेड्रल बना सकता है। ये हम आपको आगे बताऊंगा, अभी आगे कंपाउंड आएगा तो स्क्वायर प्लेनर बनेगा कि टेट्राहेड्रल बनेगा। ओके, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा सेकेंडरी वैलेंसी 4 यदि है तब ये दोनों बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं भाई 2 2 4 है, इसका मतलब ये दोनों अंदर में ही होंगे, बाहर होंगे तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। भाई अगर ये 2 बाहर चला गया तो अंदर 2 बचेगा, बाहर गया तो प्राइमरी वैलेंसी होगा। प्राइमरी वैलेंसी काउंटेबल नहीं होता है, किसमें नहीं होता काउंटेबल? इन स्ट्रक्चर को बनाने में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 हो सकता है, या तो ये 4 या तो ये 6। तो कहने का सेंस 6 तो है नहीं, 4 हो सकता है। तो स्ट्रक्चर कुछ इसका लुक लाइक है, जैसे बनेगा प्लेटिनम, आगे होगा NH3 का होल ट्वाइस डॉट Cl2, ये हो सकता है स्ट्रक्चर बच्चों। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा तो देखिएगा ये निगेटिव लिगेंड है, और ये कैसा लिगेंड है बच्चों? ये निगेटिव लिगेंड है बच्चों, और ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा विद सेंट्रल मेटल एटम, और ये निगेटिव लिगेंड जो है ये कोऑर्डिनेट एंड आयनिक दोनों बनाएगा विद सेंट्रल मेटल एटम। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 होंगे, यदि 4 हैं तो ये दोनों में से एक हो सकते हैं। ये कंडीशन मैं आगे बताऊंगा, अभी जब आगे पढ़ाऊंगा। अभी आप बस इतना समझिए कि कितने सेकेंडरी वैलेंसी हो सकते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड टोटल 4 बनेंगे, और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी 4 होगी। कोई बाहर कोई एलिमेंट, कोई बाहर अगर ग्रुप होता तो वो प्राइमरी वैलेंसी होता। सभी अंदर में है तो सेकेंडरी, क्यों कोई बाहर नहीं गया बच्चों? बाहर इसलिए नहीं गया क्योंकि टोटल संख्या 4 है। 4 है तो 4 अगर हम एक भी बाहर करेंगे तो कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मोस्टली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इनमें से एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इसके लिए हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी 4 या 6 होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर इसीलिए हमको अंदर करना पड़ा, क्योंकि 2 2 4 होगा, अगर बाहर करते तो 4 नहीं होता। इसीलिए टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और सेकेंडरी वैलेंसी भी इसकी 4 होगी। तो बच्चों आप इसको अच्छे से नोट कर लो। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आप इसको जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो बच्चों जैसे कि मैं आपको बताया कि आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद मैंने बताया था कि अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं डिफरेंस। देखिएगा अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चों। जैसे कि इसके पहले मैं आपको सेकेंडरी वैलेंसी कैसे चेक की जाती है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने बता दिया। अब हम लोग इसके बाद मैंने उसको इरेज करके दूसरा नोट किया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड। तो सभी बच्चों से निवेदन है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी नोट्स को नोट नहीं कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे फ्लैश नहीं करते हैं, मैं बड़ा वाच करता हूँ। ठीक है, स्कूल खुलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा एक बैग, इसलिए कह रहा हूँ अभी से ही देख के समझ के नोट करना शुरू कर दो। ओके, तो चलिए देखिए, तो हम लोग अब डिस्कस करने चल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो चलिए हमने एक साइड नोट किया डबल साल्ट और दूसरे साइड नोट किया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या पहले जान लीजिए। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, और डबल साल्ट बेटा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होता है। डबल साल्ट का मतलब है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 साल्ट प्रेजेंट हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आप फिटकरी का फार्मूला जानते हैं, फिटकरी को कहते हैं पोटास अलम। तो पोटास अलम का जो केमिकल फार्मूला है क्या है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइड डॉट 24H2O। इसमें 2 साल्ट है, एक है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, दूसरा है Al2SO4 का होल थ्राइड। सॉरी ऐसे है, एक फार्मूला आप देखिएगा, मैं नीचे नोट कर रहा हूँ। पोटास अलम का फार्मूला है, देखिएगा K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइड डॉट 24H2O। तो बेटा इस टाइप के साल्ट जो होते हैं ये कहलाते हैं डबल साल्ट। और ये डबल साल्ट का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 साल्ट हो, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं डबल साल्ट। एग्जाम्पल आप देखिए पोटास अलम का K2SO4, तो एक साल्ट तो आपका ये हो गया पोटेशियम सल्फेट, दूसरा है Al2SO4
का होल थ्राई, दूसरा आपका एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। तो इस कंपाउंड में दो साल्ट हैं, एक पोटेशियम सल्फेट और एक एल्युमिनियम सल्फेट, और इस टाइप के कंपाउंड को हम कहते हैं डबल साल्ट। ओके, तो अब यही हमको आपको डिफरेंस देखना है कि डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मीन्स होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक टाइप का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो चलिए हम लोग बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि जैसे कि हम लोग डबल साल्ट का सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। डबल साल्ट का सबसे पहला पॉइंट क्या है? डबल साल्ट का सबसे पहला पॉइंट क्या है? थोड़ा इसको अंडरलाइन कर दिया जाए जिससे ज्यादा बढ़िया दिखेगा किसके किसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये हम लोग डबल साल्ट का सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, दे यूजुअली कंटेन टू सिंपल साल्ट। जो डबल साल्ट होते हैं बच्चों, ये टू सिंपल साल्ट को कंटेन करते हैं। जैसे कि टू सिंपल साल्ट, एक साल्ट हमारा ये हुआ और एक साल्ट हमारा ये हुआ। तो जो डबल साल्ट होता है बच्चों, ये टू सिंपल साल्ट को कंटेन करता है, एक पोटेशियम सल्फेट एक एल्युमिनियम सल्फेट। ये एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, तो यहां पे देखते रहिएगा। जैसे कि कह रहा है कि जो डबल साल्ट होते हैं ये टू सिंपल साल्ट को कंटेन करते हैं, और कह रहा है इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, और ये आपस में इक्वल मोल के प्रोपोर्शन में होते हैं। ओके, चलिए फिर से एक बार पहला पॉइंट देखिए। डबल साल्ट का फर्स्ट पॉइंट है, दे यूजुअली कंटेन टू सिंपल साल्ट्स इन इक्विमोलर प्रोपोर्शंस। जो डबल साल्ट होते हैं इसमें टू सिंपल साल्ट होता है। जो डबल साल्ट होते हैं वो दो, जो बेटा डबल साल्ट होते हैं, डबल साल्ट टू सिंपल साल्ट को कंटेन करते हैं, और वह सिंपल साल्ट आपस में इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होते हैं। ओके, तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा डबल साल्ट का। अब फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मींस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह होता है, आप कह सकते हो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, द सिंपल साल्ट विच दे आर फॉर्म्ड मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। कहता है बच्चों कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ये भी एक सिंपल साल्ट होता है, लेकिन विच मे आर फॉर्म्ड, कह रहा है कि द सिंपल साल्ट्स, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये भी एक सिंपल साल्ट होते हैं, विच दे आर फॉर्म्ड मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ये भी एक सिंपल साल्ट होते हैं, लेकिन ये कंफर्म ये फिक्स नहीं रहता है कि इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो भी सकते हैं या इक्विमोलर प्रोपोर्शन में नहीं भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन होता है। अंतर दोनों में क्या है, जो डबल साल्ट है ये कंटेन करता है टू सिंपल साल्ट को, और वो दोनों सिंपल साल्ट आपस में इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ये भी सिंपल साल्ट होते हैं, लेकिन ये फिक्स नहीं होता है, ये इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो भी सकते हैं या इक्विमोलर प्रोपोर्शन में नहीं भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होते हैं। चलिए हम लोग डबल साल्ट का सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो डबल साल्ट का सेकंड पॉइंट है बच्चों, दे आर आयनिक कंपाउंड्स एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कहता है कि जो डबल साल्ट है बच्चों, डबल साल्ट के बारे में बताया जा रहा है कि जो डबल साल्ट होता है ये डबल साल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है और इसमें किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। कंफर्म हुआ? आपको अच्छे समझ में आ गया? इट मींस डबल साल्ट आर आयनिक कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डबल साल्ट एक आयनिक कंपाउंड तो होता है, डबल साल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, बट विच डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, नहीं बनता है। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है। दे मे और मे नॉट बी इन आयनिक बट द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत क्या बात है, कह रहा है कि जो बच्चों समझिएगा, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वह मे और मे नॉट बी आयनिक। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं बच्चों वह आयनिक हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयनिक भी होते हैं, नहीं भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयनिक हो सकते हैं, या कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स हैं जो आयनिक नहीं हो सकते हैं या नहीं होते हैं। कंफर्म? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मे और मे नॉट बी आयनिक बट विच कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन वह कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेन करता है विद सेंट्रल मेटल एटम। ओके,
तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। डबल साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड बट विच डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर may और may not be आयनिक बट विच कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेन करता है। तो हम लोग दो पॉइंट डिस्कस कर लिए। चलिए हम डबल साल्ट का थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। डबल साल्ट के थर्ड पॉइंट में क्या है, अ डबल साल्ट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। जो डबल साल्ट होता है बच्चों, वो अपनी आइडेंटिटी किसी सॉल्यूशन में लूज करता है। इसका मतलब मीन्स ये हुआ कि जो बच्चों डबल साल्ट होता है वो किसी सॉल्यूशन में डबल साल्ट के पार्टिकल्स डिसोसिएट होते हैं। किसी सॉल्यूशन में जो डबल साल्ट जैसे डबल साल्ट को किसी सॉल्यूशन में आप ड्रॉप करिए, ड्रॉप करने के बाद डबल साल्ट के पार्टिकल धीरे धीरे डिसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं उस सॉल्यूशन में। इसका मीन्स ये हुआ कि डबल साल्ट अपनी आइडेंटिटी को किसी सॉल्यूशन में लूज कर देते हैं। अब वही कह रहा है कि द डबल साल्ट लूजेज इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। डबल साल्ट किसी सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कहता है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या कहता है बच्चों? थर्ड पॉइंट में है अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कह सकते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक ही चीज हुआ, चाहे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलिए चाहे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलिए, ठीक है। तो अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। रिटेन मीन्स बच्चों रोके रहता है, खोता नहीं है, रोके रहता है। अच्छे समझिए, कह रहा है बच्चों अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं या जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी को किसी सॉल्यूशन में रोक देते हैं। मतलब मीन्स ये हुआ कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये अपनी आइडेंटिटी को सॉल्यूशन में लूज नहीं करते हैं, करते भी तो हैं बहुत कम। ओके, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। डबल साल्ट का फोर्थ पॉइंट है इन अ डबल साल्ट द मेटल आयंस शोज देयर नॉर्मल वैलेंसेस या वैलेंसी। कहता है इन अ डबल साल्ट में द मेटल आयंस शो देयर नॉर्मल वैलेंसी। कोई भी डबल साल्ट हो बेटा, डबल साल्ट में जो मेटल होते हैं, डबल साल्ट में बेटा जैसे ये मेटल है और ये मेटल है, तो डबल साल्ट में जो मेटल होते हैं वो अपनी नॉर्मली वैलेंसी को शो करते हैं। नॉर्मली वैलेंसी का मतलब मीन्स ये हुआ, पोटेशियम की नॉर्मल वैलेंसी होती है +1, एल्युमिनियम की नॉर्मल वैलेंसी होती है +3। ओके, ये बात हुई। तो कह रहा है बेटा कि इन डबल साल्ट, किसी डबल साल्ट में जो मेटल आयन होते हैं वो अपनी नॉर्मली वैलेंसी को शो करते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में द मेटल आयन सेटिस्फाइज इट्स 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है बेटा या जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसमें मेटल आयन शो करता है अपनी 2 टाइप की वैलेंसी। ओके, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे कि आप बर्नर थ्योरी में पढ़ चुके हो, लेक्चर आप इसके पीछे का लेक्चर आप 2 में देखिए, तो लेक्चर 2 या 3 में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको बच्चों ये अच्छे समझ में आ गया कि डबल साल्ट जो है, डबल साल्ट इन केस ऑफ डबल साल्ट मेटल आयन शोज देयर नॉर्मल वैलेंसी। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड metal ion satisfies it 2 type of valency. Name of the first is primary and second is secondary valency. आई होप बहुत अच्छे से आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों। आप इसको अच्छे से नोट कर लो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, जल्दी से नोट कर लो आप।